नमस्कार, आप देख रहे हैं देश हित और आपके साथ मैं हूं आदिति त्यागी। सबसे पहले बात बिहार में शराब पर हो रही सियासत की। सियासत इसलिए हो रही है क्योंकि बिहार ड्राई स्टेट है और वहां विधानसभा परिसर तक शराब की खाली बोतलें मिलने लगी। विधानसभा का सत्र चल रहा है, ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल ने विधानसभा में शराब की खाली बोतल का मुद्दा उठाया तो राजनीति गर्म हो गई। शराबबंदी में नीतीश सरकार की नाकामी के सवाल पूछे जाने लगे और तब सरकार से लेकर प्रशासन तक एक्शन में दिखने लगे। ताबड़तोड़ छापे पड़ रहे हैं, बरामदगी, जब्ती और गिरफ्तारियां हो रही हैं। लेकिन सवाल यह है, शराबबंदी के 5 साल से ज्यादा हो गए, नीतीश कुमार अपने इस अभियान में नाकाम क्यों रहे हैं? क्या पुलिस ने नीतीश के अभियान की हवा निकाली? और अगर निकाली भी तो क्या ये नीतीश कुमार की सीधी नाकामी नहीं है, क्योंकि बिहार के गृह मंत्री का प्रभार भी नीतीश कुमार के पास ही है। सुपौल में 173 बोतल शराब बरामद हुई। बांका में 110 बोतल शराब बरामद हुई। शेखपुरा में 109 कार्टन शराब बरामद। अरवल में 252 कार्टन शराब बरामद हुई। हाजीपुर में एसएचओ के मकान पर रेड पड़ गई। सिवान में एसएचओ के घर पर छापे पड़ गए। बिहार पुलिस एक्शन में क्यों है जानते हैं, क्योंकि शराब की बोतलें नीतीश कुमार के चेंबर से 100 मीटर दूर विधानसभा परिसर में भी दिखने लगी हैं। एक दिन पहले जब आरजेडी के विधायक ने वो बोतलें देखी तो तेजस्वी यादव को बताया। तेजस्वी ने खुद जाकर कूड़े में पड़ी 2-3 बोतलें देखी और फिर बिहार में शराबबंदी के नाम पर चलता आ रहा झूठ राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया। बिहार विधानसभा के प्रांगण में कहां से आया, इसकी जांच नहीं हो रही। पटना में कितना जिला क्रॉस करके आया है, इसकी जांच नहीं हो रही। अगर ये लोग अपना ईमानदारी से काम करते हैं तो आज सब लोगों को शर्मिंदा ना होना पड़ता। आरजेडी तो बिहार विधान परिषद में कार्य स्थगन प्रस्ताव देकर शराबबंदी में नाकामी के मुद्दे पर सवाल उठा रही है। उधर जब बिहार विधानसभा के अंदर शराब के मुद्दे पर सरकार पर विपक्ष के हमले हो रहे थे, तब बिहार के डीजीपी कूड़े में कुछ तलाशते नजर आए। आरजेडी ने ट्वीट कर बताया कि डीजीपी साहब कूड़े के ढेर में शराब की बोतलों के सबूत तलाश रहे हैं। तेजस्वी यादव जी को उतने बड़े कैंपस में कैसे पता चला कि शराब का बोतल वहाँ है? इसलिए इसमें साजिश है, इसमें आरजेडी के लोगों का हाथ है। सब मालूम है कहाँ शराब से बोतल मिलता है, वो लोग को सब मालूम है, मुख्यमंत्री को मालूम है, खोजे अपना निकाले। माननीय तेजस्वी यादव से मेरा सवाल है, जैसे ही सूचना मिली तो किसने सूचना दिया, इस नाम का भी खुलासा करना चाहिए। साथ ही साथ टोल फ्री नंबर है, टोल फ्री नंबर पर आपने मैसेज दिया या कि नहीं, खबर किया कि नहीं। शराब पर राजनीतिक आरोप और सफाई के बीच हकीकत ये भी है कि बिहार में 5 अप्रैल 2016 के बाद से कंप्लीट शराबबंदी लागू है, लेकिन 5 साल 8 महीने बाद भी बिहार में शराब बनाई जाती है, बेची जाती है, खरीदी जाती है और पी भी जाती है। नतीजा ये है कि पिछले महीने ही पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर में जहरीली शराब पीकर 40 लोगों की मौत हो गई थी। इतना ही नहीं, 2016 से 2020 के बीच 150 से ज्यादा लोग बिहार में जहरीली शराब पीकर जान गंवा चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी अंदाजा है कि शराबबंदी क्यों नाकाम हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार या तो बैठक पर बैठक करते हैं, यह शपथ लेता हूँ, या फिर शराबबंदी पर शपथ ग्रहण जैसे सरकारी कार्यक्रम करके इत्मीनान हो जाते हैं। शराब का सेवन नहीं करूंगा। 26 नवंबर को फिर मद्य निषेध दिवस मनाया गया। तमाम कार्यक्रम, भाषण हुए और अपनी ही पुलिस और प्रशासन को नसीहतें देकर नीतीश निश्चिंत हो गए। ऐसी 9 बैठकें कर चुके नीतीश कुमार दर्जनों बार पुलिस प्रशासन को नसीहतें भी दे चुके हैं। सारे जिला पदाधिकारी को कि हर 15 दिनों में एक बार आप जिला स्तरीय की बैठक करिए, पुलिस अधीक्षक को बुलाइए, हर जगह की स्थिति लीजिए, कहाँ क्या गड़बड़ी है, कहाँ क्या स्थिति है, एक बात की जानकारी लीजिए और इस बात को लीजिएगा तो ये बहुत सुविधा होगी। लेकिन बिहार में शराबबंदी का सच ये है कि चोरी छिपे गांव, गली, मोहल्ले, सड़क, चौराहे पर मिलने वाली शराब अब विधानसभा तक दिखने लगी है। पटना से ब्रजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
बिहार में शराबबंदी नीतीश कुमार का महत्वाकांक्षी अभियान है। दावा है कि राज्य की महिलाएं उनके इस फैसले से खुश भी हैं। शराब बंद होने से गरीब मजदूर परिवार भी सुखी हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि बिहार में शराब कभी पूरी तरह बंद ही नहीं हुई। अवैध रूप से शराब के धंधे में 3,46,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 186 से अधिक पुलिस अधिकारी और दूसरे अफसर बर्खास्त किए जा चुके हैं। 97 लाख लीटर अंग्रेजी और 53 लाख लीटर देसी शराब बरामद की गई है। जनवरी से अगस्त महीने की बात करें साल 2021 के, तो 64 लोग जहरीली शराब के कारण जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़े साबित करते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून लागू तो कर दिया, लेकिन इसे अमल में लाने के लिए ना तो सरकार और सिस्टम की इच्छा शक्ति है और ना ही नेताओं और राजनीतिक दलों में नैतिक शक्ति। जबकि नीतीश कुमार हर बार मंच से ये बताते रहे कि बिहार को शराबबंदी की जरूरत क्यों है, जबकि सरकार को 5,000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। फिर भी एक बड़ा सच ये भी है कि 2019 की एम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 5,70,00,000 लोग शराब की लत के शिकार हैं। इनमें से 70% लोगों को शराब परोसी नहीं जाती। सिर्फ 30% लोग ही बार, होटल और रेस्टोरेंट में शराब पीते हैं। इतना ही नहीं, भारत में 75% नौजवान 21 साल से पहले ही शराब पीना शुरू कर देते हैं। 2018 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट आई थी, जिसमें पता चला था कि हर साल भारत में औसतन 2,60,000 लोगों की मौत शराब के कारण होती है। 2019 में एक और सरकारी सर्वे आया था, जिसमें खुलासा हुआ था भारत में 10 साल से 75 साल के बीच 16 करोड़ लोग शराब पीते हैं। हालांकि इसमें बिहार में शराब की लती लोगों की संख्या उतनी ज्यादा नहीं है जितनी कि छत्तीसगढ़ और पंजाब जैसे राज्यों की थी। आगे बढ़ते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है, लेकिन किसानों का मुद्दा रोज संसद में सुनाई पड़ रहा है। अब नया विवाद यह है कि आंदोलनकारी किसान 700 से अधिक जान गंवाने वाले किसानों के लिए मुआवजा मांग रहे हैं। सरकार ने कहा कि ऐसी कोई जानकारी नहीं कि आंदोलन में किसी किसान की जान गई। उधर दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसानों के बीच भी अब अलग अलग राय दिख रही है। ज्यादातर किसान वापस जाना चाहते हैं, लेकिन वहीं एक गुट इस आंदोलन को लंबा खींचना चाहता है। दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसानों के बीच से क्या रिपोर्ट है, ये देखना आपके लिए जरूरी है। किसानों के मुद्दे पर संसद के अंदर नेताओं के बीच यह सियासत हो रही है कि किसान आंदोलन के दौरान किसानों की मौत हुई या नहीं। बाहर आंदोलन पर बैठे किसानों के बीच ये मंथन चल रहा है कि दिल्ली के बॉर्डर पर से आंदोलन खत्म किया जाए या नहीं। लेकिन जब से सरकार की ओर से लोकसभा में ये जवाब दिया गया है कि किसान आंदोलन में मरने वाले किसानों का कोई आंकड़ा सरकार के पास नहीं है, तब से विपक्षी दल सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। कितने किसान मर गए उनको मालूम नहीं है, या बॉर्डर पे उनके जो अधिकारी हैं वो क्या काम कर रहे हैं। तो ये जो है इंसल्ट है किसानों का। समस्या ये नहीं है कि इनके पास लिस्ट नहीं है, समस्या ये है कि इनके पास नियत नहीं है। इनकी नियत नहीं है मदद करने की। ये ना तो ये स्वीकारना चाहते कि इतने लोगों की जान की कुर्बानी हुई इस आंदोलन में, ना उनको मान्यता देना चाहते। एक संवेदनहीन सरकार से आप ऐसी भाषा की उम्मीद कर सकते हैं। इनसे आप संवेदनशीलता की और जरा सी भी जिसको कहें कि दया भावना की उम्मीद मत कीजिए। किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों की मौत पर मुआवजे का मुद्दा किसानों की 6 बड़ी मांगों में से एक था, लेकिन सरकार के रुख के बाद अब किसान दूसरी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, जिसमें एमएसपी कानून और केस वापसी की मांग सबसे अहम है। ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੂਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੂਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ, ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੁਕਮ ਕਰੂਗਾ। ज्यादातर किसान चाहते हैं कि सरकार बस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लिखित भरोसा दिला दे तो किसान वापस चले जाएंगे, लेकिन किसानों का एक गुट इस जिद पर अड़ा है कि आंदोलन को अभी और लंबा खींचना चाहिए। इसे लेकर किसानों के एक बड़े गुट की आज बैठक भी हुई। भारत की संसद में तीनों कृषि कानूनों के रद्द होने के बाद किसान आंदोलन में टूट साफ दिखाई दे रही है। जहां पंजाब के किसान संगठन घर जाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ हरियाणा के किसान संगठन तभी घर जाना चाहते हैं जब उनके 48,000 प्रदर्शनकारियों के ऊपर लिखे गए मुकदमे वापस हो जाएं। इन सब के बीच आंदोलन को खत्म करने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा टिकैत गुट है, जो इस आंदोलन को लगातार आगे बढ़ाना चाहता है और आंदोलन का विस्तार करना चाहता है।
संयुक्त किसान मोर्चे में फूट की तस्दीक तब भी हुई जब संयुक्त किसान मोर्चे ने 4 दिसंबर को तय बैठक से पहले 1 दिसंबर को भी एक बैठक बुला ली। जाहिर तौर पर इस बैठक को लेकर टिकैत कुछ नहीं दिखे। अरे मीटिंग तो होती ही रहे, आज कोई मीटिंग नहीं है, ये तो जो छोटी मीटिंग है वो चलती रहती है। स्कीम की कोई मीटिंग नहीं है, वो 4 तारीख में है। ये ग्रुप वाइज मीटिंगें चलती रहती हैं सब। हालांकि इससे पहले टिकैत जैसे किसान नेता इस जिद पर भी अड़े थे कि जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी नहीं होती तब तक किसान वापस नहीं लौटेंगे। लेकिन अब संयुक्त किसान मोर्चे के बड़े धड़े के रुख के बाद टिकैत भी एमएसपी और केस वापसी पर आकर टिक गए हैं। अरे बात तो अभी मुकदमों का हार कौन लेके जाएगा भाई? जो 50,000 लोग जो फंसे हुए हैं वे हैं। यहाँ पे दिल्ली में मुकदमे हैं, 150 ट्रैक्टर बंद हैं। तो सारी चीजें जब सब चीज हो जाएगी तो ये आंदोलन जब खत्म होगा। हालांकि केस वापसी के मामले पर सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि इसके लिए राज्य सरकार फैसला करेगी और एमएसपी के मसले पर सरकार कमेटी बनाने को तैयार है। ऐसे में उम्मीद यही लग रही है कि 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के बॉर्डर खाली करने का ऐलान कर सकता है। शिवांग मिश्रा के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली के बॉर्डर पर से किसानों की वापसी की उम्मीद बढ़ रही है क्योंकि आंदोलन कर रहे ज्यादातर किसानों को भरोसा हो गया है कि सरकार ने उनकी असली मांगें मान ली हैं और बाकी की मांगों पर विचार किया जा रहा है। ये भरोसा आंदोलन कर रहे अधिकांश किसानों का है क्योंकि अभी जो हालात हैं, दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसानों में 85% किसान पंजाब के हैं। ये घर वापसी चाहते हैं। करीब 10% किसान हरियाणा के हैं जो केस वापसी की मांग पूरी होने के बाद घर वापसी चाहते हैं और 5% किसान गाजीपुर बॉर्डर पर हैं जो एमएसपी कानून बनने तक आंदोलन जारी रखना चाहते हैं। और आंदोलन क्या करना चाहते हैं? दिल्ली की सड़कें रोककर बैठे रहना चाहते हैं। शायद इन्हें अंदाजा नहीं कि दिल्ली के बॉर्डर पर जो 1 साल तक ये सड़कें बंधक रही, उसका कितना खामियाजा देश को उठाना पड़ा। आज ही संसद में सरकार ने बताया कि किसान आंदोलन की वजह से सड़कें बंद होने के कारण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI को 2,731 करोड़ 32 लाख रुपयों का नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि किसान आंदोलन की आड़ में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में टोल टैक्स नहीं दिया गया। 3 राज्यों में 60 से 65 टोल नाकों पर मुफ्त आवाजाही करनी पड़ी जिससे NHAI को इतना नुकसान उठाना पड़ा। अब खबर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। AMU एक बार फिर से विवादों में। इस बार वजह यूनिवर्सिटी प्रशासन पर एक छात्र ने प्रताड़ना का आरोप लगाया है। दानिश रहीम नाम के छात्र का आरोप है कि यूनिवर्सिटी से उन्हें PhD की डिग्री मिली, लेकिन अब यूनिवर्सिटी उस डिग्री को जमा करके दूसरी डिग्री लेने की बात कर रही है। दानिश का आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ की थी, इसलिए उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि उन्हें गलती से वो डिग्री मिल गई थी जिसे सुधारने की कोशिश की जा रही है। मामला हाई कोर्ट तक जा पहुंचा है। चूंकि इसमें एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा का भी सवाल है, इसलिए जी मीडिया संवाददाता ने खुद AMU कैंपस में जाकर इस खबर की पड़ताल की है। रिपोर्ट देखिए आप। हाथों में PhD की डिग्री लिए जो युवक मीडिया के सामने इंसाफ की गुहार लगाते दिख रहे हैं, इनका नाम है दानिश रहीम। इन्हें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री मिली हुई है जिसे अब वापस करने को कहा गया है। क्या वो लैम की डिग्री को और लैम के स्टूडेंट को नौकरी के लिए डिपार्टमेंट में एलिजिबल कर रहे हैं या नहीं? वो मुझे ऐसी डिग्री देने के लिए इनकरेज कर रहे हैं जिस डिग्री को डिपार्टमेंट नौकरी के लिए नहीं मानता। अब बताइए मैं डिग्री लेके हिंदुस्तान में और दुनिया में कहां जाऊंगा? दानिश रहीम का संगीन आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने के कारण उन्हें यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से निशाने पर लिया जा रहा है। जो मैंने 22 दिसंबर 2020 को मोदी जी की तारीफ की थी, जो मीडिया बाइट मैंने दी थी, शायद उसका नुकसान मुझे आज उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जिस दिन मेरा वाइवा था 8 फरवरी को, उससे 3 दिन पहले मौजूदा चेयरमैन जहांगीर वारसी ने मुझे बुलाया था और कहा था कि जो आपने इंटरव्यू दिया है वो आपको इंटरव्यू नहीं देना था। दानिश रहीम का सीधा आरोप यूनिवर्सिटी के भाषा विज्ञान विभाग के चेयरमैन प्रोफेसर मोहम्मद जहांगीर पर है।
जबकि मोहम्मद जहांगीर इन आरोपों को सिरे से नकार रहे हैं और इस छात्र पर मानहानि का मुकदमा करने की बात कर रहे हैं। The allegation by Mr. Danish Rahim that he is being victimized due to his place of PM are totally false. I have never met him in my office. I am being personally targeted and will proceed with defamation case against him. हालांकि ये तथ्य है कि छात्र को यूनिवर्सिटी से भाषा विज्ञान में पीएचडी की डिग्री मिली है और उसे वापस करने के लिए यूनिवर्सिटी की ओर से चिट्ठी भी दी गई है, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि वो गलतफहमी में दूसरी डिग्री दे दी गई जिसे सुधारा जा रहा है। लैब कोर्स में हमने किया था, उसके बाद उसी में पीएचडी में दाखिला हुआ और वो डिग्री लैब की है, लेकिन वो गलती हो गई, उस चीज के टाइपिंग एरर है। दरअसल यूनिवर्सिटी के भाषा विज्ञान विभाग के अंदर ही लैंग्वेज फॉर एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग एंड मीडिया का कोर्स भी चलाया जाता है और इसी विषय में पीएचडी की डिग्री भी मिलती है, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन की गलती से दानिश को भाषा विज्ञान की डिग्री दे दी गई। देश की जानी मानी यूनिवर्सिटी है, करोड़ों का बजट है, पूरी दुनिया का बच्चा, पूरी दुनिया का स्टूडेंट इस एएमयू पढ़ने आता है। क्या एएमयू ऐसे ही छोटी हरकत कर सकती है कि अनजाने में कोई डिग्री बांट दे, वो भी हायर एजुकेशन की, छोटी मोटी बीए एमए की हो, अलिफ बेते ऊपर नीचे हो जाए, एबीसीडी ऊपर हो जाए, कोई मिसप्रिंट हो जाए तो समझ में आता है कि इट्स अ ह्यूमन एरर, लेकिन इतनी बड़ी हायर एजुकेशन की डिग्री कोई गलत दे सकता है? दानिश रहीम ने यूनिवर्सिटी की ओर से उठाए गए कदम के खिलाफ हाई कोर्ट में भी अर्जी दी है और अब ये मामला उत्तर प्रदेश सरकार के संज्ञान में भी है। दानिश का सवाल है, इस मामले में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तारीफ के संबंधित आरोप के बाद उनको डिग्री वापस लेने कहा गया है। सरकार पूरे प्रकरण की जांच कराएगी और किसी भी स्थिति में इस स्थिति को हम उत्पन्न नहीं होने देंगे। मामला यूनिवर्सिटी में राजनीतिक द्वेष का हो या डिग्री बांटने में गलती का, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम पर एक गंभीर विवाद फिर सामने आया है। डॉक्टर दानिश रहीम जो यहाँ के पीएचडी स्कॉलर हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी पीएचडी की डिग्री इसलिए वापस ले ली गई क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी। इस मामले में हमने एएमयू प्रशासन से तहकीकात की और एएमयू प्रशासन इस आरोप से एक सिरे से इनकार कर रहा है। एएमयू प्रशासन का कहना है कि दरअसल डॉक्टर दानिश कभी भी लिंग्विस्टिक, जिसमें उनको पीएचडी दी गई है, उसके स्टूडेंट रहे ही नहीं और गलती से उनको ये पीएचडी की डिग्री दे दी गई है। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, अलीगढ़। अब आपके काम की खबर देते हैं। अगर आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आपके लिए नई खबर हमारे पास है। ट्रेन में सफ़र के दौरान अब डिस्पोजेबल बेडरोल दिए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता सौरभ पांडे आपको ये दिखा रहे हैं कि ये कैसी है रेलवे की ये डिस्पोजेबल बेडरोल वाली सुविधा। यात्रियों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए और लंबी दूरी की ट्रेनों से यात्रा करने वालों के लिए रेलवे ने जो है डिस्पोजेबल बेडरोल की शुरुआत की है। आइए देखते हैं कि ये डिस्पोजेबल बेडरोल कैसे दिखता है। हम इस वक्त कोच के अंदर आ गए हैं और आपको बताते हैं कि जो डिस्पोजेबल बेडरोल है वो कैसे दिखता है। अगर बात करें इस डिस्पोजेबल बेडरोल की तो ये कुछ इस तरह से दिखता है और आपको इसे 150 रुपये में ख़रीदना होगा। इसके अंदर आपको बता दें तो एक डिस्पोजेबल बेडशीट, ब्लैंकेट, पिलो कवर, सैनिटाइज़र और एक नैपकिन जो है वो दी जाती है ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अगर आपको बताएं कि ये कैसे दिखते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ब्लैंकेट दी गई है रेलवे की तरफ से और उसके बाद जो है यहाँ पर एक जो बेडशीट है, डिस्पोजेबल बेडशीट दी गई है। इसके साथ ही एक 3 प्लाई फेस मास्क दी गई है ताकि आप किसी के साथ जल्दी कांटेक्ट में ना आ सके। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर एक नैपकिन दी गई है, जैसे कि कभी आप फेस वॉश करने जाते हैं या वॉशरूम जाते हैं तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। एक सैनिटाइज़र की पैकेट दी गई है ताकि आप जो है टाइम टू टाइम अपने हाथों को सैनिटाइज़ करते रहे और एक पिलो कवर के साथ साथ एक पिलो भी आपको दिया गया है ताकि आप इसे यूज़ करके डिस्पोज कर सके। रेलवे का मानना है कि यात्री इन सब का लाभ उठा सके और कोरोना से जल्द बच सके। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट सादिक पटेल के साथ सौरभ पांडे, जी मीडिया। 6 साल बाद आईएसआईएस के जुल्म का हिसाब हुआ है। जर्मनी की अदालत में आईएसआईएस के एक आतंकवादी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उसका गुनाह बहुत बड़ा था।
उसने 5 साल की बच्ची को पहले खरीदा, उसे गुलाम बनाया और एक दिन उसे 50 डिग्री सेल्सियस के तापमान में यानी भयंकर गर्मी में जंजीरों से बांध दिया। वो पानी के लिए तड़पती रही, लेकिन उसे पानी तक नहीं दिया गया और अंत में बच्ची मर गई। वो बच्ची यजीदी समुदाय से थी जिस पर आईएसआईएस ने सबसे ज्यादा अत्याचार किए। मंगलवार को जब अदालत ने सजा सुनाई तो गुनहगार आतंकी गिर पड़ा। इस दौरान कुछ देर के लिए अदालत की कार्रवाई भी रोकी गई, लेकिन फैसला तो हो चुका था। अपना डॉक्यूमेंट संभाल कर रखने के लिए आप जिस फोल्डर का इस्तेमाल करते हैं, उससे आईएसआईएस का ये आतंकवादी अपना चेहरा छिपा रहा है। ये शख्स 5 साल की यजीदी मासूम का हत्यारा है। नाम है ताहा अल जुमैली और उम्र है 29 साल। ये वीडियो जर्मनी के फ्रैंकफर्ट की अदालत का है, जहां मंगलवार को ताहा अल जुमैली को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कोर्ट की पूरी कार्रवाई के दौरान वो अपना चेहरा कैमरे से छिपाता रहा, लेकिन जब सजा का ऐलान हुआ, इसके आतंकी ने 5 साल की बच्ची को पहले मारा पीटा, उसके बाद 50 डिग्री सेल्सियस तापमान में घर की खिड़की पर बाहर से जंजीरों से बांध दिया। बच्ची प्यास से तड़पती रही, पानी मांगती रही, लेकिन बेरहम आतंकी ने न पानी दिया न खाना। उसने पानी के बिना दम तोड़ दिया। बच्ची मर गई, लेकिन मां प्रताड़ना सहती रही और अपनी बेटी के लिए लड़ती रही। और ये मां का संघर्ष ही था कि इसी मामले में पिछले महीने जेनिफर वेनिश को 10 साल की सजा सुनाई गई और अब जुमैली को उम्र कैद की सजा मिली। जेनिफर वेनिश ने साल 2014 में जुमैली से निकाह किया था। जेनिफर अब जुमैली से तलाक ले चुकी है, लेकिन जो गुनाह इन दोनों ने मिलकर किया, उसका हिसाब 6 साल बाद हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यजीदी समुदाय इराक का एक अल्पसंख्यक समुदाय है। इराक के सिंजर में यजीदी लोग काफी संख्या में रहते हैं। इराक में यजीदी समुदाय के लोगों की संख्या करीब 5 लाख है। आतंकियों को लगता है कि यजीदी उमैद राजवंश के दूसरे खलीफा और क्रूर शासक यजीद इब्न मुआविया के वंशज हैं, जबकि हकीकत यह है कि यजीदियों का धर्म फारस में प्रचलित पारसी धर्म से प्रभावित है। यजीदी का मतलब होता है फरिश्ता। यजीदी बाइबल और कुरान दोनों को मानते हैं। आईएसआईएस की क्रूरता का शिकार सबसे ज्यादा यजीदी समुदाय ही रहा है। 2013 से लेकर 2018 तक करीब 5000 से ज्यादा यजीदियों की हत्या आईएसआईएस ने की। इस दौरान 7000 से ज्यादा यजीदी महिलाओं और लड़कियों को सेक्स स्लेव बनाया गया। आईएसआईएस के आतंक से आजादी मिलने का जश्न यजीदी महिलाओं ने जिस तरह बुर्का जलाकर मनाया था, उस पल की गवाह पूरी दुनिया बनी थी। ये जश्न जरूरी भी था, क्योंकि आईएसआईएस के अत्याचार को सबसे ज्यादा अगर किसी ने सहा है, झेला है, तो वो है यजीदी समुदाय और खासकर यजीदी महिलाएं और बेटियां। سرجنك إيزي جسر كتشك كان حصالي 6 جارة زوجان 6 جارة كان حصالي زوجان سروي مغوش ركيرنا وهو كرياش بيكتشكي موتن بهون صباين وخد حلال كريو كيرتي نحرام। आईएसआईएस के आतंकी बच्चियों को भी नहीं बख्शते थे। 5 साल की बच्चियों से लेकर महिलाओं तक सबका इस्तेमाल सेक्स स्लेव के रूप में किया जाता था। الدين بقصف وشرب يكسر بري كان بين 3 روجا قال قصف الشرب ودي من زاني كي قافي المتكفي ودي يقاتل قصف الشرب جها ونجها طيارة والشرب ودي ما أم دركت من زاني نمساغي دارت كفي من دارنا। और जो लोग आईएसआईएस के दमन के खिलाफ आवाज उठाते, उन्हें मार दिया जाता। साल 2013 से लेकर 2017 तक ये 5 साल इराक और सीरिया में आईएसआईएस की दहशतगर्दी के साल थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2013 में आईएसआईएस आतंकियों ने 1400 लोगों की हत्या की। 2014 में 6000 से ज्यादा लोग मारे गए। 2015 में 6100 लोगों से ज्यादा और 2016 में सबसे ज्यादा 9150 लोगों की आईएसआईएस ने हत्या की। लेकिन उसके बाद आईएसआईएस की ताकत कम होती गई। 2017 में 4350 लोगों की जान लेने वाला आईएसआईएस 2018 में अपने अंत की कगार पर आ चुका था। फिर भी 2018 में 1328 लोगों की हत्या की गई।
2016 में 78,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर ISIS का कब्जा था, लेकिन 2018 में घटकर ये 200 वर्ग किलोमीटर पर आ पहुंचा। अब इराक और सीरिया ISIS के खौफ से आजाद है और यजीदी समुदाय भी बिना किसी भय के अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ISIS की दहशतगर्दी तो आपने देख ली, वहीं कश्मीर में सुरक्षा बलों ने जैश की ऐश खत्म करने की ठान ली है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए एनकाउंटर के दौरान आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादी मारे गए। इनमें एक जैश का कमांडर भी है। गृह मंत्रालय के नए आंकड़ों के मुताबिक आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में एक साल में 165 आतंकी मारे गए और 14 आतंकी जिंदा पकड़े गए। इस दौरान घुसपैठ के भी सिर्फ 28 मामले दर्ज हुए, यानी कुल मिलाकर आतंकियों के घुसपैठ पर भी रोक लगी है और आतंकवादियों को चुन चुन कर जहन्नुम पहुंचाने की कोशिश भी तेज गति से चल रही है। आप पुलवामा एनकाउंटर पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़ की सी जगह से सुबह सुबह अच्छी खबर आई। खबर जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादियों के मारे जाने की। खबर कश्मीर में मौलाना मसूद अजहर की आतंकी साजिश के नाकाम होने की। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले के कस्बायार गांव में आज मध्य रात्रि में शुरू हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया है। इन मिलिटेंट्स के बारे में जो IGP कश्मीर ने पहचान बताई है, उनके मुताबिक ये दोनों जैश ए मोहम्मद मिलिटेंट संगठन से वाबस्ता थे और इनमें एक टॉप कमांडर यासिर परे था जो पिछले कई सालों से सक्रिय था और जैश ए मोहम्मद के लिए एक IED एक्सपर्ट था। और साथ ही इसके साथ एक विदेशी मिलिटेंट जो है वो फुरकान नामी मारा गया और फुरकान के बारे में बताया जा रहा है कि वो पिछले कई सालों से दक्षिणी कश्मीर में सक्रिय था और कई मिलिटेंट गतिविधियों में वो शामिल था। 2019 में जो सेना के काफिले पे एक IED विस्फोट हुआ था, उसमें भी यासिर परे का हाथ बताया जा रहा है। आतंकवाद के खिलाफ इस कार्रवाई को बड़ी कामयाबी आप इसलिए भी मान सकते हैं क्योंकि मारे गए आतंकवादियों में से एक यासिर पर्रे न सिर्फ जैश का कमांडर था बल्कि IED विस्फोटक बनाने में भी एक्सपर्ट था। यासिर पर्रे कश्मीर का रहने वाला है जबकि फुरकान विदेशी आतंकवादी है। आज का एनकाउंटर बहुत एक कामयाब ऑपरेशन रहा है जिसमें 2 इस तरह के दहशतगर्द मारे गए जो लंबे अरसे से इलाका में एक्टिव थे और बहुत सारी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में शामिल थे। करीब 1 सप्ताह पहले जी न्यूज पर देशहित कार्यक्रम में ही हमने आपको दिखाया था कि भारतीय खुफिया एजेंसियों ने कश्मीर में आतंकवादी वारदातों में शामिल आतंकवादियों की जो लिस्ट तैयार की है उसमें हाफिज और मसूद के संगठन के आतंकी हैं। खुफिया एजेंसियों की लिस्ट के मुताबिक कश्मीर में 38 पाकिस्तानी आतंकवादी मौजूद हैं। इनमें से 27 हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के हैं और 11 आतंकवादी मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से हैं। कश्मीर में सबसे ज्यादा खतरा हाफिज मसूद के उन 38 लड़ाके आतंकवादियों से है और भारतीय खुफिया एजेंसियों ने बिल में छिपे इन 38 आतंकवादियों की तलाश तेज कर दी है। लिस्ट के मुताबिक इनमें से 4 आतंकी श्रीनगर, 3 आतंकी कुलगाम, 10 पुलवामा, 10 बारामूला और 11 आतंकी कश्मीर के अन्य इलाकों में छिपे हो सकते हैं। खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.